Okay, Bismillahirrahmanirrahim. So today we are discussing, we are starting with literature. So history of literature is here. We're starting with neoclassical age. So this age is known with many names. So it is 18th century literature, Augustan age, the neoclassical age, the age of reason, the age of enlightenment. So some people include the restoration period within this one, but we'll also discuss that period separately. So first of all, this age, the age of enlightenment, also known as age of sensibility, neoclassical age, Augustan age, or long 18th century. So enlightenment was a movement, so it brought a change in Europe. So Europe के अंदर एक चेंज आई इस मूवमेंट के आने के बाद, और ये इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्सेस के थ्रू हुई, और जो इंडिविजुअल पब्लिकेशन थी लोगों की, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस अब चल चुका था, प्रिंटिंग हो रही थी, लोग अपनी चीज़ों को ज़्यादातर लोगों तक पहुंचा सकते थे। फिर जो पोइट्स के, राइटर्स की कॉरेस्पॉन्डेंसेस होती थी, जो लेटर्स लिखते थे, और फिर जो इंटेलेक्चुअल्स प्लस इवन रूलर्स के जो लेटर्स होते थे वो बड़े मशहूर थे। फिर ये जो इंटेलेक्चुअल मूवमेंट थी, इसमें इंडिविजुअलिज्म पे भी जोर दिया गया, और इसमें जो एक रिलीजियस डोगमास थे, जो कि एक सुपरस्टिशियस बिहेवियर था रिलीजन को लेके, उसके एक तरह से ये लोग अगेंस्ट गए। और जो साइंटिफिक रेवोल्यूशन था, जो कि डिडक्टिव रीजनिंग और रैशनल थॉट्स से आया, सो उसने आके कुछ बहुत फरसूदा चीज़ों को ख़त्म कर दिया। यानी बहुत सारी तोहिमात परस्तियाँ उस ज़माने में जो मौजूद थी, या गलत जो साइंस के हवाले से लोगों के मुशाहिदे या उनकी सोच थी, दैट इवेंचुअली केम टू एन एंड विद दिस एज। सर ये जो मूवमेंट थी, ये डिडक्टिव होता है कि फ्रॉम लाइक जनरल टू स्पेसिफिक। एक होता है स्पेसिफिक टू जनरल, एक है जनरल टू स्पेसिफिक। सो जो जनरल टू स्पेसिफिक मीन्स के आप पहले जनरल चीज़ के बारे में बात करते हो, फिर आप स्पेसिफिक पे जाते हो, और इंडक्टिव यानी आप स्पेसिफिक की बात करते हो, फिर जनरल पे जाते हो। सो बेसिकली इन्होंने जनरलाइज किया, साइंस की थ्योरीज को डेवलप किया, प्रोपेगेट किया, लोगों को पहुंचाया। सो फिलॉसफीज जो थी डेवलप हुई, और लोगों ने इन फिलॉसफीज से एक नई सोच दी, थिंकिंग पैटर्न दिया लोगों को। सो एनलाइटनमेंट वुड ब्रिंग न्यू पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, जिस तरह आप आजकल पढ़ते हैं कि जिस रेवोल्यूशंस आए यूरोप में, अमेरिका में, क्योंकि आजकल जब आप लिटरेचर पढ़ते हैं तो मार्क्सिज्म बड़ा मशहूर है। सो मार्क्सिज्म क्या था? बेसिकली एक सोच थी जो कि फिलोसफीज और पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को की वजह से आई, या उनको टारगेट करती थी। सिमिलरली इस एज के बाद बहुत सारे ऐसे रेवोल्यूशंस आए यूरोप में और अमेरिका में, जिन्होंने ट्रिगर किया बेसिकली। और ट्रिगर किस चीज को किया? उनकी सोच को, लोगों की थॉट्स को। सो ये यूनिक था बहुत सारे रीजंस की वजह से, कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट डज नॉट रियली हैव अ बिगिनिंग और एन एंड, लाइक वी डोंट रियली नो, और नो वन नोज कि एग्जैक्टली ये जो 18th सेंचुरी जिसको हम कहते हैं, या ये जो न्यू क्लासिकल एज है, कहाँ से स्टार्ट हुई। फिर इट इज मूवमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स, और जो चेंज आई 17th 18th सेंचुरी में, बट इट ड्रॉज ओल्ड आइडियाज चैंपियनड इन रिनेसेंस, द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन एंड साइंटिफिक रेवोल्यूशन। तो ये तीन चीजें मिल गई। एक रिनेसेंस की एंडिंग हो रही थी, वो शामिल था। फिर प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, जो उन्होंने एक चर्च को रिफॉर्म करने के लिए मेहनत की। फिर जो साइंटिफिक रेवोल्यूशन था, जो कि साइंस की तरक्की शुरू हुई इस दौर में, और बेसिकली जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था वो इसका एक रिजल्ट था। सो वो इस टाइम में आया। सो इट वाज कॉइन्ड बाय दोज हु लिव्ड थ्रू इट, और जो लोग इसमें रहे उन्होंने इस टर्म को कॉइन किया। नाउ फर्दरमोर गोल क्या थे इसके? इग्नोरेंस का खात्मा करना, सुपरस्टिशियसनेस का खात्मा करना, और ऑल्सो वो टिरेनिकल ह्यूमन बिहेवियर। क्योंकि इसमें आप देखेंगे जो किंगशिप थी उससे भी लोग बड़ा तंग थे, कि किंग है, मुतलिकुल अनान है, जो हुक्म देता है वो हो जाता है, किसी को भी मार देता है। सारा ये जो इश्यूज थे वो चल रहे थे। सो जो उस किंग की टिरेनी थी, लोग उसकी भी अगेंस्ट खड़े हुए, जो कि आहिस्ता आहिस्ता इस पे चेक्स लगने शुरू हुए इस दौर में। और ये वो दौर था कि अब जब इंग्लैंड में
बेसिकली पार्लियामेंट की इस्टेब्लिशमेंट का आगाज हो रहा था। तो जब पार्लियामेंट आती है तो किंगशिप महदूद हो जाती है। फिर जो प्राइमरी टारगेट्स है वो रिलीजन थी और सोसाइटी, जिसको एक अरिस्टोक्रेटिक लोग डील करते थे, हेरिडिटरी यानी विरासत में उन्हें वो मिलती थी अरिस्टोक्रेसी, और वो डील करते थे, इसके अगेंस्ट था ये। बेसिकली फिर इसमें एक मेरिटोक्रेसी शामिल हुआ कि मेरिट होना चाहिए, हर एक चीज का एक प्रॉपर मेरिट हो, इंडिविजुअल को उसकी वजह से प्रोग्रेस मिले। और इसमें बेसिकली ये जो अगर वो रिलीजन को टारगेट करते थे, लेकिन इट डज नॉट मीन कि दे वर एथियस्ट। एथियस्ट इज अरिस्टोक्रेसी होती है बेसिकली जो अशराफियत, जो कि एक बड़े ओहदेदारान, जिस तरह CSP कम्युनिटी है पाकिस्तान में, ये इस तरह की वहां पे होते थे जो बाय हेरिटेज या विरासत में उन्हें बाप दादा की जायदाद मिलती थी, और उसी के बाप अगर किसी जगह का एक रूलर है तो बेटा भी रूलर समझा जाएगा, फिर उसका बेटा रूलर समझा जाएगा। तो इस तरह के कवानीन को खत्म करने के लिए, और फिर ये जो इंपॉर्टेंट बात थी कि ये लोग रिलीजन के अगेंस्ट नहीं थे, दे वर अगेंस्ट रिलीजियस प्रैक्टिसेस, तो उसके डॉगमास के अगेंस्ट थे। तो इन्होंने वो बेसिकली चर्च और स्टेट को अलग करने की कोशिश की कि चर्च अलग रहना चाहिए, स्टेट अलग होनी चाहिए। लेकिन ये एथीस्ट नहीं थे, ये लोग दहरिये नहीं थे, ये नॉन बिलीवर्स नहीं थे। अब फिर इसमें इसका बैकग्राउंड क्या था कि जो आइडियाज जो एनलाइटनमेंट में बने, अब वो एंटिक्विटी से वो चलते आ रहे थे, लेकिन अब वो आके उन्हें फरोग मिला और लोगों ने उनको सराहा, लोगों के दरमियान वो आइडियाज फैले। और लाइक जो कॉमन मैन जो था, वो जिस तरह उसकी लाइफ रही, ये आइडियाज आज तक उस तरह इम्पैक्ट कर नहीं सके। यानी हम कहने को तो बहुत सारे अच्छे व्यूज बनाते हैं, ऐसी दुनिया होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली हम चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। फिर कैथोलिक चर्च खत्म हुआ, फ्यूडलिज्म खत्म हुआ, रिफॉर्मेशन आई, तो उसके बाद कई चीजें बेहतर भी हुई, कई चीजें खराब भी हुई। डेफिनेटली हर एक चीज के दोनों रुख होते हैं। सो हम इसमें चलते हैं अब मेन फिलोसफर्स की तरफ, मेन फिलोसफीज की तरफ। फ्रांसिस बेकन जो इस एज में है, जो रेनाइसेंस का भी पर्सन है, इस एज में भी फॉल करता है। सो फ्रांसिस बेकन वो था हु रोट्स मेनी गुड एसेज, और उसके एसेज आज भी मशहूर हैं। इज ऑल्सो एन एपिग्रामेटिक राइटर, जिसकी एपिग्राम्स, जिसकी अकवाले ज़री मशहूर हैं। उसकी आप वर्क्स पढ़ें, हम उसको डिस्कस करेंगे तो उसमें कुछ उसकी कोटेशंस को भी डिस्कस करेंगे। थॉमस हॉब ये भी बड़ा चैंपियन था लोगों की आज़ादी का, और बेसिकली ये जो सारे फिलोसफर्स थे, ये उस वक्त के दौरे हुकूमत को जेर बहस लाते थे। जॉन लॉक ने बड़ा लिखा इस तरह के इश्यूज पे जो कि हुकूमती लेवल से हैं, जो किंगशिप, और फिर वोल्टायर एक बड़ा रेबल किस्म का था। रोसियो की जो फिलोसफीज हैं वो बड़ी मशहूर हुई। सो इन फिलोसफीज ने लोगों को बड़ा अट्रैक्ट किया, और ये फिलोसफीज थी जो आगे जाके मुख्तलिफ रेवोल्यूशंस का सबब बनी। अच्छा, अब इसमें 18th सेंचुरी, इसे हम डिवाइड कर लेते हैं, एज ऑफ पोप और एज ऑफ जॉनसन। सो एज ऑफ जॉनसन और एज ऑफ पोप ये दोनों इसमें इंक्लूडेड हैं। जिससे मैंने बताया कि रिफॉर्मेशन इसके अंदर है, लेकिन वो चूंकि ये थोड़ी सी लेंथी थी तो हम इसको पहले डिस्कस करें। एज ऑफ पोप यानी 1700 से 1750 तक, और 1740 से 1800 तक एज ऑफ जॉनसन। अब एज ऑफ पोप क्या थी, जिसको हमने उस दिन डिस्कस किया रेप ऑफ द लॉ के हवाले से। सो इम्पैक्ट ऑफ रेस्टोरेशन या फ्रीवलिटीज, नो जील फॉर प्यूरिटन फैनेटिक बिहेवियर, रोल ऑफ इंटेलिजेंस, इंटरेस्ट इन कल्चर सोसाइटी, मोर इंटरेस्ट इन टाउन लाइफ, क्योंकि लोग ज्यादा ज्यादा शहर की तरफ आना चाहते थे, लोग ज्यादा ज्यादा इल्म लेना चाहते थे। अब ये वो टाइम आ चुका था इंग्लैंड में कि पीपल न्यू, जिस आजकल हम कहते हैं कि छोटे इलाके से उठ के बड़े इलाके शहर में जाएं और मुख्तलिफ जगहों पे एडमिशन्स लें, या पाकिस्तान से बाहर की यूनिवर्सिटीज में जाएं, तो लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हो रहा था। नेचर का जो एस्पेक्ट था अब वो इग्नोर होना शुरू हो गया था। ये इसकी मिसाल इसी तरह के हमारे बच्चों को अब वो क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी नहीं पसंद क्योंकि उनके हाथ में मोबाइल फोन है, अब उसको इग्नोर करते हैं। तो जब साइंटिफिक रेवोल्यूशंस आए, चीजें बड़ी आसान होना शुरू हुई, तो लोगों ने उन चीजों को हासिल करने के लिए बहुत ज्यादा
यानी इन पे काम करना शुरू किया तो नेचर को इग्नोर किया। ओके, ये एक क्वेश्चन का आंसर देते हैं, व्हाई डिड हैपन दिस ग्रेट शिफ्ट इन पीपल की थिंकिंग? इसलिए चेंज हुई ना कि जो उससे पहले एक तो प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, आप ध्यान में रखें, ज्यादा मटेरियल लोगों तक नहीं पहुंचा था। प्रिंटिंग प्रेस आई तो न्यूज़पेपर आए, न्यूज़पेपर आए तो उसमें लोगों की फिलॉसफीज आई, सोच आई, वो लोगों ने पढ़ना शुरू की, जो नहीं पढ़ सकते थे उन्होंने सुनना शुरू की। तब इतना ज्यादा तो होता नहीं था, लोग एक दूसरे के करीब करीब होते थे, तो ये बड़े बड़े राइटर भी उनके बीच में फिरे होते थे, अपने सरमन्स दे देते थे। तो इसमें बेसिकली ये जो यस मिस सरवत, मैं इनके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, रादर हम उन्हें इसी क्लास में डिस्कस कर लेंगे अगर आप कहेंगे तो, क्योंकि हमने अपने इस प्रोग्राम से हटके और भी राइटर्स इंक्लूड करने हैं। चौसर, शेक्सपियर और शिवलरिक वर्क्स, इसके अंदर लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि अब जो लोग थे वो ये इन चीजों को टाइम, फजूल टाइम का ज़िया समझते थे। दे नाउ बिलीव्ड इन के समथिंग कंस्ट्रक्टिव शुड बी डन। फिर अलेक्जेंडर पोप, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं कल। अलेक्जेंडर पोप कौन था? इसने बड़ा एक ये सारा उसके बारे में जिक्र है। तो अलेक्जेंडर पोप ने अपनी पोइट्री लिखी, उसमें उसने बहुत सारा इसने वो जो इन अवे के सटायर किया सोसाइटी पे। तो सटायर जो थी इस जमाने की एक इम्पोर्टेंट योनरा बन गया। सो इसमें बहुत सारे उस सोसाइटी के हिस्सों पे मुख्तलिफ चीज़ों के थ्रू सटायर हुई, बी इट पोइट्री, बी इट प्रोज, क्योंकि प्रोज राइटिंग अब बड़ी पॉपुलर हो चुकी थी, तो इसमें उसको सैटिरिकल लेवल पे लाया गया। फिर अब इस थॉमस ग्रे वाज अ पर्सन जिसने मुख्तलिफ वर्क्स लिखे। एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड वाज अ फेमस पोम बाय हिम। एलिजी वो होती है जो हम किसी की डेथ पे लिखते हैं, एलिजी यानी किसी की मौत पे लिखते हैं। इसके मुकाबले में रिक्वेम होता है। रिक्वेम इज अ डेथ सॉन्ग। रिक्वेम तब होता है जब बंदा मर गया, जनाजा हो रहा है, उस टाइम पे जो कंपोज किया जाए। एलिजी होती है जो उसके मरने के बाद भी लिखी जा सकती है, लेकिन होती है उसकी डेथ पे है, जिस एडोनिस लिखी शली ने कीट्स के मरने पे। जेम्स थॉमसन, इसकी एपिक पोम थी द सीजन, उसमें स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर और कासल ऑफ इंडोलेंस, ये इसके इंपॉर्टेंट वर्क्स से। क्रिस्टोफर स्मार्ट है हमारे पास, थॉमस पियर्स से है। सो ये थोड़े से वो राइटर्स हैं जो उस जमाने में थे, लेकिन दे आर नॉट मच नोन। सो रॉबर्ट बर्न्स इसमें इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट बर्न्स वाज अ पोइट ऑफ द सेम टाइम। द होली फेयर इसकी इंपॉर्टेंट पोएम है। मैरी मॉरिसन, डंकन ग्रे, द कॉटर्स, सैटरडे नाइट। सो दीज आर इंपॉर्टेंट वर्क्स बाय हिम। फिर इसमें प्रोज राइटिंग की तरफ आते हैं, तो प्रोज राइटिंग वाज नाउ डेवलपिंग। ये वो टाइम था जब प्रोज राइटिंग में लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हो चुका था। ये याद रखिएगा कि जो बेसिकली जो राइटिंग स्ट्रक्चर शुरू हुआ वो ड्रामा से हुआ, जो कि ग्रीक्स में था। इंग्लिश की तरफ आए तो पहले पोइट्री स्टार्ट होती है और उसके बाद आप प्रोज की तरफ आते हैं। सो प्रोज अल्फ्रिक ने लिखी, अल्फ्रेड द ग्रेट ने लिखी एंग्लो सैक्सन एज में, लेकिन अब जाके प्रोज को प्रॉपर एक मकाम हासिल हुआ। डैनियल डेफोस, रॉबिन्सन क्रूसो। सो रॉबिन्सन क्रूसो वो वर्क है जिसका बहुत चर्चा रहा। इसके और भी बड़े फेमस वर्क्स है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रॉबिन्सन क्रूसो था। क्यों था? क्योंकि रॉबिन्सन क्रूसो में इंपीरियलिज्म के एलिमेंट्स भी नजर आते हैं। कहा जाता है कि ये उन इंपीरियलिस्टिक एलिमेंट्स में से ये बुक थी जिसको पढ़ के गोरों के माइंड में ये थॉट आई कि हम सुप्रीम है कल्चर में और हमें लोगों पे हमला करना है, उन्हें अटैक करना है। स्विफ्ट एट द सेम टाइम, जो कि अलेक्जेंडर पोप का बेस्ट फ्रेंड था, उसने गलीवर्स ट्रेवल्स लिखी, अ टेल ऑफ टब लिखी, जिसके ऊपर इसको जेल में डाल दिया गया। सो ये भी बड़ी सटायर करता था। गलीवर्स ट्रेवल्स को हम डिटेल में देखेंगे इंशाल्लाह कि इसके अंदर क्या क्या हुआ। बैटल ऑफ बुक्स थी जो इंपॉर्टेंट थी। फिर नेक्स्ट इज एज ऑफ जॉनसन। सो एज ऑफ जॉनसन जो थी, इसमें कमर्शियल और इंपीरियल एक्सपेंशन हुई, चीजें बहुत ज्यादा फैली, फ्लोरिश हुई, और इसी में फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था, दैट डेडली रेवोल्यूशन केम हियर। सो ये उसका आगाज हो चुका था। ये एज ऑफ ट्रांजिशन थी, जिससे हमने देखा कि चीजों की डेवलपमेंट हो रही थी, इंग्लैंड का कारोबार फैल रहा था, तो कमर्शियल एक्सपर्टीज बड़ी डेवलप हुई लोगों की। इसमें हमारे पास जो इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं उसमें सैमुअल जॉनसन है, विलियम ब्लेक है, जेम्स थॉमसन है, सैमुअल रिचर्डसन है, हेनरी फील्डिंग है, ओलिवर गोल्डस्मिथ है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। जिनको मैं नहीं पढ़ रहा, दे डोंट मीन मच, लेकिन जिनका मैं नाम ले रहा हूँ देर इंपॉर्टेंट। रॉबर्ट बर्न्स इंपॉर्टेंट है, एडमंड ब्रुक इंपॉर्टेंट है, एडम स्मिथ इंपॉर्टेंट है, और रिचर्ड शेरडन।
इनके वर्क्स में जो कहीं ना कहीं किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते हैं। सो अब इसमें सैमुअल जॉनसन वाज द पर्सन जिसने सबसे पहले नॉवल राइटिंग की तरफ लेके आया, इस राइटिंग की तरफ लेके आया। ब्लेक के जिसकी पोइट्री आज तक बड़ी मशहूर है, तो इनको आगे हम देखते हैं। सो इसमें बेसिकली सबसे पहले हम जैसे देखते हैं कि पोइट्री शुरू होती है। पोइट्री, इंग्लैंड में पोइट्री शुरू हुई, नॉन फिक्शन की तरफ आए, ड्रामास लिखे गए शेक्सपियर के टाइम में। फिर नॉन फिक्शन में जैसा बेकन के राइटर एसेज, और ये एसेज लिखे गए, मुख्तलिफ फिलोसफीज लिखी गई। फिक्शन में से फिर अब नॉवल जो है वो इस टाइम में आके स्टार्ट होता है। अब नॉवल जो था उसमें इसमें मोंटेन और फ्रांसिस बेकन, इनकी फिलोसफीज जो थी, इनके लिखने का मैनर इससे बड़े मशहूर थे, मशहूर हुआ। इनके अंदर उन्हें बहुत सारे ऐसे लाइक थीम्स मिले जिनके ऊपर नॉवेल्स लिखे गए। डेनियल डेफो, सो डेनियल डेफो का जो वर्क है, जो लाइक रॉबिन्सन क्रूसो, उसे लोग मोर और लेस लाइक उसे ज्यादातर एक प्रोज वर्क लिया जाता है, उसे एज अ नॉवल कंसिडर नहीं किया जाता, हालांकि एक दैट इज लाइक अ नॉवल। सेम इज द केस विद जोनाथन स्विफ्ट का गलीवर्स ट्रेवल्स। लेकिन जब हम आगे देखते हैं तो सैमुअल जॉनसन जो हमारे पास है, इसकी जो वर्क्स से बेसिकली राइटिंग्स, मोस्टली नॉन फिक्शन राइटिंग्स। नॉन फिक्शन वो होती है जो कि या तो वो सच में मबनी होती है या राइटर उन्हें सच समझता है, ठीक है, वो बिल्कुल फिक्शन नहीं होती। अब ये एडम स्मिथ जो था, एडम स्मिथ की थ्योरीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, जिनको बड़ा बेसिकली फाइनेंशियल हवाले से मशहूर हुई। इसमें हमारे पास मजीद एडम बर्ग, उसकी ऑन अमेरिकन टैक्सेशन इम्पोर्टेंट थी। और देन कम्स द रेस्टोरेशन ड्रामा। जो ड्रामा आया बेसिकली, ये जो इस टाइम में जो कॉमेडीज थी, रेस्टोरेशन का पीरियड हुआ है जिसको मैंने बताया, जिसको भी हमने डिस्कस करना है। यहाँ पे जो पुराने उस जमाने के ड्रामे थे, वो अपना रंग खो चुके थे, लोगों ने उसको पसंद नहीं किया। सेटायर्स जो थी, पॉलिटिकल वन, सेंटिमेंटल कॉमेडीज और डोमेस्टिक कॉमेडीज, ये स्टार्ट हुई कि थोड़ा सा दिखाया जाए कि लाइक आजकल के लोग किस तरह के हैं। फिर प्लॉट के ऊपर एम्फसिस दिया गया और विट को यूज किया गया बेसिकली, कि जहानत को, अकल को, मजाक को एक तरह से ड्रामा का हिस्सा बनाया गया। हेनरी फील्डिंग जो है, ये हेनरी फील्डिंग वाज द राइटर ऑफ जोसेफ एंड्रयूज, जो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट वन ऑफ द अर्लीस्ट नॉवेल्स था। सो उसका ये राइटर है जिसके सोशल सटायर्स, केयरलेस हस्बैंड और यूनिवर्सल गैलेंट ये मशहूर हुए। फिर आबी शेरडन, इसका स्कूल फॉर स्कैंडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है इसका। सो ये कॉमेडी ऑफ मैनर में लिखा गया। कॉमेडी ऑफ मैनर वो होता है जिसमें नॉर्मली हम देखते हैं कि जिसका इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट है कि कुछ कपल होते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं, सोसाइटी के ऊपर तनकीद होती है, ज्यादातर एलीट क्लास को निशाना बनाया जाता है, गांव से शहर, शहर से गांव का एक ट्रैवल होता है, और उसमें बेसिकली एक बिहेवियर है एक अपर क्लास का, जो एक लैविश किस्म का, और उनके जो इमोरल एक्टिविटीज हैं वो इसमें शामिल होती थी। फिर इसमें हमारे पास ओलिवर गोल्डस्मिथ, इसका शी स्टूप्स टू कॉन्कर, वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। एंड देन हमारे पास फिक्शन के अंदर हम देखते हैं कि सैटरिक एक्सप्लोरेशंस हुई, और पिकरेस नॉवल वो होते हैं जो कि एक एडवेंचरस नॉवल होते हैं जिसमें ट्रैवल बहुत ज्यादा होता है, और उस ट्रैवल के साथ साथ एडवेंचर जो है वो चलती रहती है। गोथिक नॉवेल्स जो कि एक हॉरर किस्म के नॉवेल्स हैं, उनका इब्तदा जो थी वो यहाँ से स्टार्ट होती है। तो ये डैनियल डेफो के वर्क हैं जिसमें रॉबिन्सन क्रूसो वगैरह हैं। उसके अलावा फिर हमारे पास लाइक इसमें जो इम्पोर्टेंट थे, इसमें लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट देम। सैमुअल रिचर्डसन वाज द पर्सन जो कि 4th नंबर पे, जिसने सबसे पहला नॉवल लिखा, और जिसको फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल भी कहा जाता है। सो फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल, इसमें दो चीजें कंफ्यूज करती हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल कोई लोग हेनरी फील्डिंग को कहते हैं,
और कई जो हैं वो इसको रिचर्डसन को कहते हैं। तो सैमुअल रिचर्डसन जो है वो उसने पहले एक नॉवल लिखा जिसका नाम पैमेला था। उसकी फिर एक वो लिखी गई कॉमेडी जिसका शैमेला नाम था, और उसके प्लॉट को देखते हुए हेनरी फील्डिंग ने अपना नॉवल जोसेफ एंड्रयूज लिखा था। तो किसी जगह पे सैमुअल रिचर्डसन और कहीं पे हेनरी फील्डिंग, इन दोनों को नॉवल राइटिंग का बानी माना जाता है। इसी के साथ जो नेक्स्ट वन है विच इज अटैच्ड, वो मैंने पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि हमने अलेक्जेंडर पोप को पढ़ा था, तो हम उसको साथ साथ डिस्कस कर रहे थे, वो बेहतरी हो जाती। अब यहाँ पे बेसिकली ये है कि लेट मी शेयर दिस टैब। जी, स्कूल ऑफ स्कैंडल जो है ये कॉमेडी ऑफ मैनर ही है। वे ऑफ द वर्ड एक और प्ले है, वो भी इसी की तरह है। अच्छा जी, रेस्टोरेशन पीरियड। अब इसको हम रेस्टोरेशन क्यों कहते हैं? ये रिनेसेंस के फौरी बाद आया, जिससे मैंने बताया कि हमने पहले उसको इसलिए डिस्कस किया क्योंकि अलेक्जेंडर पोप को हमने रेप ऑफ द लॉक को डिस्कस किया था, तो वो चीजें उससे मिलती थी। ये उससे पहले की एज है। मैं इसमें भी आपके आंसर्स देता हूं इन तमाम चीजों के। बेसिकली उसमें दे यूज देयर वर्ड्स थॉट्स टू कन्वे कॉमेडी। रेस्टोरेशन ये है कि आपने सुना होगा कि जो चार्ल्स वन था, चार्ल्स वन इन इंग्लैंड, जो कि जब लोगों की हुकूमत आती है वहां पे, यानी जो उससे पहले जो थी एक बड़ी अनसर्टिनिटी थी, अनसर्टिन सिचुएशन थी, जो मोनार्की थी उसको निकाल फेंका था, चार्ल्स वन को बीहेड कर दिया गया, मार दिया गया। सो चार्ल्स वन को मारने के बाद जो टाइम था बेसिकली, ये वो टाइम था जिसके अंदर वी फाइंड सर्टेन मोर थिंग्स। और वो सर्टेन मोर थिंग्स क्या थी? वो ये वाली थी जिसमें वी गेट टू नो के लोग उनके खिलाफ थे, लोगों को उनसे कोई किंगशिप के अंदर वो बेहतरी नजर नहीं आ रही थी। सो ये सिर्फ दैट इज ओनली टू टेल यू कि चार्ल्स वन के मरने के बाद जो चार्ल्स टू आता है, उसकी एज को, उसके मोनार्की को दोबारा से सेटल करने को रेस्टोरेशन कहा जाता है। सो ये चीज सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन के लिए थी। नाउ सून आफ्टर योर रिनेसेंस कम्स वेरी इंपॉर्टेंट पीरियड। अब इसको मैं इस वक्त क्यों डिस्कस कर रहा हूं? क्योंकि इसके फौरन बाद वी आर गोइंग टू डिस्कस जॉन मिल्टन। सो जॉन मिल्टन को डिस्कस करने के लिए प्यूरिटन एज की अंडरस्टैंडिंग जरूरी। सो पहली मैंने एज बताई, इसलिए पहले बोला क्योंकि दैट वाज टू बी लिंक्ड विद अलेक्जेंडर पोप, और दिस हैज टू बी लिंक्ड विद जॉन मिल्टन। सो इसको हम जरा देख लेते हैं। जो रेस्टोरेशन एज है उसे हम इसके बाद डिस्कस कर लेंगे। अच्छा जी, प्यूरिटन एज क्या थी? बेसिकली प्यूरिटन एज को दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, प्यूरिटन एज और एज ऑफ मिल्टन। ठीक है, आगे इसकी दो चीजें फर्दर जैकोबियन और कैरोलिन पीरियड्स हैं, जो कि जैकोबियन जेम्स वन के नाम से, क्योंकि उसके फॉलोअर्स जो थे उन्हें जैकोबियंस कहा जाता था। उन्होंने जो रिवॉल्ट की जेम्स वन के निकाले जाने के बाद, उसे जैकोबाइट रिवॉल्ट कहा जाता है, जैकोबियन से। और जो चार्ल्स वन के जो फॉलोअर्स से, उनकी वजह से, या कैरोलिन जो है वो चार्ल्स वन की। सो यहाँ पे रेस्टोरेशन पीरियड जो है उसमें एज ऑफ ड्राइडन है बेसिकली, जिसको हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेंगे। 17th सेंचुरी जो था उसमें रिनेसेंस का जो स्पिरिट था वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो गया। राइटर्स जो थे उन्होंने या तो एलिज़ाबेथन के जो ग्रेट मास्टर्स थे, शेक्सपियर, मॉलो, उनको यानी बेसिकली एक तरह से उनको इमिटेट करना शुरू किया, यानी उनके अंदर कोई नई चीज नहीं आई। जिस तरह मानुला स्टेज का बड़ा इंपॉर्टेंट बंदा था, बाकी लोगों ने उसको कॉपी करना शुरू, कोई न्यूनेस नहीं आई। या फिर यह था कि वो जो इमेजिनेटिव राइटर्स थे, जिस तरह स्पेंसर, सिडनी, शेक्सपियर, ऐसे लोग नापैद हो गए इस टाइम में, यानी रिनेसेंस के बाद डिक्लाइन आ गया एक तरह से लिटरेचर के अंदर। अब यहाँ पे क्या था बेसिकली कि रिनेसेंस के अंदर जो चीजें थी उनके हवाले से लोग जो थे उन थॉट्स को
तो संभाले हुए थे जो रेनेसांस में उनको मिली, लेकिन अब इनके अंदर वो वाला करंट, वो वाली फीलिंग नहीं रह गई थी। और इनके अंदर जो न्यू स्पिरिट था रेनेसांस, वो मेडिवल टाइम से तो उनको जुदा करता था और एक नई डेवलपमेंट देता था। और ये जो 17th सेंचुरी थी, ये बेसिकली एक तरह से उससे बिल्कुल अलग जा रही थी, बिल्कुल आगे की तरफ इसका रुझान था, पास्ट को ये पीछे छोड़े हुए थे। अब इसमें बेसिकली ये स्पिरिट था साइंस का, जिसकी वजह से लोगों ने वो पिछला सारा सिस्टम भूलना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे न्यूटन, बेकन और डेस्क्रेटस, इनके जो वर्क्स से बड़े फेमिलियर थे, फेमस हो रहे थे, लोग इनको बड़ा मजे से पढ़ते थे। और एक जिस तरह रेनेसांस के बाद प्रिंटिंग प्रेस आई, तो बड़ा लोगों का रुझान हो गया इस नॉवेल्टी को जानने के लिए। अच्छा जी, अब इसमें बेसिकली जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो 17th सेंचुरी थी 1660 तक, ये प्यूरिटनिज्म की वजह से डोमिनेटेड थी। इसे प्यूरिटन एज कहा जाता है या एज ऑफ मिल्टन कहा जाता है। सो मिल्टन वो था जो कि नोबलेस्ट रिप्रेजेंटेटिव है इस एज का, क्योंकि शेक्सपियर के बाद या रेनेसांस के बाद हमारे पास कोई ऐसा अच्छा बंदा नहीं रह जाता इस एज में जिसको हम काफी हद तक सराहें या जिसको हम काफी हद तक समझें कि ये बड़ा एक रिप्रेजेंटेटिव है, टिल जॉन मिल्टन का। सो जॉन मिल्टन जो है वो इस एज में सबसे ज्यादा अच्छा और रिप्रेजेंटेटिव पोइट था। प्यूरिटन मूवमेंट जो थी, इसमें एक it may be considered as second and greater renaissance. So it was marked by a rebirth of the moral nature of man, which followed the intellectual awakening of Europe in 15th and 16th century. So ज्यादातर इनका किस पे था? मोरल अवेकनिंग पे, एक तरह से डाइडेक्टिक रीजनिंग के इंसान की रिवाइवल ऑफ लर्निंग तो हो गई है, लेकिन रिवाइवल ऑफ जो सोल्स है, उन सोल्स को से सामने लाया जाए। सो प्यूरिटन मूवमेंट जो थी, इसमें बेसिकली ये क्यों थे, कौन थे प्यूरिटन्स? ये वो लोग थे जो कि किंगशिप के अगेंस्ट खड़े हुए, डेस्पोटिक रूल के अगेंस्ट खड़े हुए, जिससे हमने अगली एज में पढ़ा कि वो लोग लिखते थे किंगशिप के अगेंस्ट, किंग के इख्तियारात को कम करने के लिए। तो ये किंग के डेस्पोटिक और टिरेनिकल रूल के अगेंस्ट लिखते लोग, और ये चाहते थे कि इंसान को आजाद, ठीक है, वो जो आजादी थी वो किंगशिप की वजह से खतरे में थी। तो इन लोगों ने बेसिकली अगेंस्ट बोला, किंग के उस रूल के अगेंस्ट बोला। सो ज्यादातर ये नाम जो था प्यूरिटन, ये सबसे पहले लोगों को दिया गया। ये वो लोग थे जिन्होंने कुछ चेंजेस लेके आए इंग्लिश चर्च में, एलिजाबेथ के अंडर, क्वीन एलिजाबेथ के अंडर जो इंग्लिश चर्च था उसके अंदर ये कुछ चेंजेस लेके आए। और किंग चार्ल्स वन उसके जो काउंसलर्स थे, जिसमें कुछ क्लर्जीमैन थे, बिशप थे, वो इस मूवमेंट के अगेंस्ट थे, यानी जो हुकूमत थी वो इस मूवमेंट के अगेंस्ट थी। सो प्यूरिटनिज्म आहिस्ता बहुत, यानी ऐसे ऐसा करते हुए बहुत जल्दी एक नेशनल बन गई, क्योंकि इट वाज नॉट ओनली टू रिफॉर्म, फर्दर रिफॉर्म द रिलीजन, रिफॉर्मेशन तो काफी हो चुकी थी, बट ऑल्सो टू गेट रूल ऑफ किंग। किंग जो है, बस लोग क्यों भागते थे किंग से? किंग का जब दिल करता था जंग कर देता था, जब दिल करता था अमन था वो मरवा देता था, उनके रिसोर्सेज मर जाते थे, टैक्सेस लग जाते थे, तो इस वजह से लोग बड़े अगेंस्ट थे किंग के। अच्छा, इसमें ये हुआ कि जब प्यूरिटन जो थे उनमें बहुत ज्यादा उस डिस्पोटिक बिहेवियर की वजह से ये अपील किया इनकी बातों को, यानी आम पब्लिक में चार्ल्स वन को डिफीट कर दिया गया और 1649 में चार्ल्स वन का सर काट दिया गया। सो प्यूरिटनिज्म जो है वो एक तरह से बड़ी इंपॉर्टेंट मूवमेंट बन गई और बड़ा इसको सराहा गया। उसके बाद क्रॉमवेल की हुकूमत आती है, और उसके बाद ये बेसिकली अब जो उसके बाद जो प्यूरिटन्स का हाल था वो ये था कि इन्होंने फिर बेजा रेस्ट्रिक्शंस लगाने शुरू कर दिए रिलीजन में। यानी ये वही थे जो कि लिबर्टी और जस्टिस के लिए लड़ते थे, लेकिन इन्होंने बहुत ज्यादा डिसिप्लिन और ट्रेनिकल एक तरह से कर दिया रिलीजन को। और ये प्यूरिटन्स हैं जिनके आने वाली नस्लें सैलम में जाती हैं, और सैलम में जो आपने द क्रूसिबल वो जो पढ़ा, वो वाला सारा जो था वो इन्हीं के उन रूल्स रिजल्ट था जो भी हुआ। तो जो प्यूरिटन पोइट्री है, जिसे जैकोबियन और कैरोलिन पोइट्री कहा जाता है,
वो जेम्स वन और चार्ल्स वन की वजह से है, जिसका जेम्स वन की वजह से जैकोबियन, चार्ल्स वन की वजह से कैरोलिन। सो इसमें 3 थे। स्कूल ऑफ स्पेंसर बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क था, पर्सन था। फिजिकल स्कूल और पोइट्री ऑफ पोइट्स। तो ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट स्कूल्स थे। स्कूल ऑफ स्पेंसर, अब स्पेंसर तो चला गया, लेकिन ये थे स्पेंसर के फॉलोअर्स। इन्होंने स्पेंसर को फॉलो की जो स्पेंसर और सिडनी की राइटिंग स्टाइल था उसको अपनाया, इसलिए इसको स्कूल ऑफ स्पेंसर का कि ये उसके फॉलोअर्स जो कि उसकी वजह से माने जाते थे। स्कूल्स जो हैं बेसिकली वो ये थे, पोइट्री ऑफ द स्कूल ऑफ स्पेंसर, स्पेंसर स्कूल की पोइट्री, मेटाफिजिकल स्कूल और पोइट्स। सो इनको आगे हम डिस्कस भी कर रहे हैं। अच्छा, फिनिस फ्लेचर और जा, ये दोनों, और ये इसके डिसिपल से शागिर्द थे, और इन्होंने बहुत ज्यादा उसके बेसिकली स्टाइल को फॉलो किया, और लिरिकल और मिस्टिक अंदाज में उन्होंने एलेगरीज लिखी, और बहुत ज्यादा जो भी इनके वर्क्स थे वो स्पेंसर को फॉलो करते हुए लिखे गए। फिर इसके अंदर विलियम ब्राउन, जॉर्ज विदर, विलियम डरमाउंट, ये वो थे भी इसी स्कूल के अंदर थे, और इनका राइटिंग स्टाइल भी ऐसा था जिस स्पेंसर का था, इसलिए उनको उस स्कूल में डाला गया। ये इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जो आप बाद में देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट इज मेटाफिजिकल स्कूल। तो ये जो था ये इंपॉर्टेंट स्कूल था। अब ये एलिजाबेथन पोइट्री से बिल्कुल डिफरेंट था, बल्कि उसके ऊपर एक तरह से अटैक करता था, बिल्कुल उनसे एक डिफरेंट किस्म की फिलोसफीज ये लेके चलते थे। बहुत सारे थे इसमें, जॉन डन था, कैरियो, रिचर्ड शाह, हेनरी वॉगन, जॉर्ज हर्बर्ट, लेडी हर्बर्ट, लॉर्ड हर्बर्ट, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जॉन डन। अब मेटाफिजिकल पोइट इन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी पोइट्री जो थी दैट वाज फुल ऑफ कंसीट्स, एग्जेजरेशंस। कंसीट्स और एग्जेजरेशंस क्या होती हैं वो जॉन डन को डिस्कस करते हुए मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। बेसिकली इसमें ये होता है कि दूर दराज के आइडिया और एग्जेजरेटेड किस्म की सिमिलीज और मेटाफर्स इसमें यूज किए जाते थे, और इसमें फार फेच्ड इस तरह के, फॉर एग्जांपल मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट को मोहब्बत से तशबीह देना, जो कि मुमकिन नहीं है, लेकिन वो इतनी खूबसूरती से कहते थे कि वो बिल्कुल उसका हिस्सा बन जाता था। सो डॉक्टर जॉनसन जो था इसने फर्स्ट टाइम ये टर्म क्वाइन की, यानी मेटाफिजिकल। सो पोइट्स जो बेस्ट ओरिजिनल थिंकर्स, और ये बेसिकली फीलिंग्स और एक्सपीरियंसेस को लिखते थे, लेकिन इसके साथ साथ इनके ऊपर क्रिटिसिज्म भी हुआ। सो जो था बेसिकली प्रोमिनेंट पोइट था, he was a love poet, he was metaphysical poet, he was a divine poet। तो ये 3 तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हवाले से। सो इसको एज अ लव पोइट देखें तो लव पोइट के हवाले की पोइट्री 2 तरह की है। एक वो जो कि अपनी बिलव में लिखता है, जो कि इसकी वाइफ बनी, जिसके बारे में इसने बाद में कहा डन अनडन। और सेकेंडली पोइट्री इसकी वो है जो कि नॉर्मल आम इंसान के लव अफेयर्स भी अपनी खातून की बात करता है, बिलवड की बात करता है, तो उसको कहता है बहुत बहुत ज्यादा किस्म की लाइंस लिखता है। लेकिन व्हेन ही अबाउट एनीवन एक्सेप्ट हिज बिलवड, तो ये कहता है कि दुनिया में कोई खातून लॉयल नहीं है, मोहब्बत जो है वो इंतहाई जलील, वो कहता है मीना ये वो वाला रिश्ता है, सिर्फ मेरी बिलवड जो है वो प्योर है। मेटाफिजिकल पोइट, क्योंकि मेटाफिजिकल पोइट्री में कंसीट्स होती थी, उसमें मेटाफर्स होते थे, उसमें नॉलेज का जिक्र होता था, बेसिक नाइस सेंस की पावर, पेल्फ, दुनिया का ट्रैवल, ये जो सारी चीजें थी वो इस पोइट्री में ये लोग करते थे। बेसिकली इनके बारे में कहा जाता था कि अपने नॉलेज का डिस्प्ले करते हैं, दिखावा करते हैं, तो लेकिन और ये करते भी थे। तो ये इनकी पोइट्री का ट्रेट। डिवाइन पोइट इसलिए कि जॉन डन की जो रेस्ट ऑफ द लाइफ थी 900 चूहे खा के हज को चला, इसने रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ये चर्च का मेंबर बन गया, और इसने फिर रिलीजियस पोम्स लिखी, और इसने जो इसकी सोनेट्स थे, रिलीजियस सोनेट्स, बैटर माय हार्ट, और इस तरह के कुछ वर्क्स थे इसके, डेथ बी नॉट प्राउड, जो इसने रिलीजियस मैनर में पोम्स लिखी, सोनेट्स लिखी। ये इसकी कोई इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, इंपॉर्टेंट पोम्स के नाम हैं। इसके अलावा ये कुछ
राइटर्स जो कि मशहूर हुए अपने टाइम में, लेकिन ज्यादा नहीं हो सके, डन था। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास कैवलियर पोइट्स, थर्ड, यानी स्पेंसर का मैजिकल एंड कैवलियर। सो कैवलियर पोइट्स जो थे ये, इसमें जॉनसन को, बेन जॉनसन जो कि कॉमेडी ड्रामाटिस्ट था। इसमें क्या था बेसिकली, वो होरेस जो कि एक सैटिरिकल राइटर था, उसको फॉलो था, एलिजीज लिखता था। सो ये लोग बेन जॉनसन को फॉलो करते थे। अब ये जो जिस मेटाफिजिकल है, इसी तरह जो लेबल है कैवलियर, ये तो ठीक नहीं है, लेकिन क्योंकि कैवलियर जो होता है वो रॉयलिस्ट कहा जाता है। यानी रॉयलिस्ट वो लोग थे जो कि सिविल वॉर जो हुई, जिसमें अवाम लड़ी किंग के साथ, तो ये वो लोग थे कैवलियर जिन्होंने किंग का साथ दिया, जिन्होंने किंग को सपोर्ट किया। तो बेसिकली ये कैवलियर वर्ड वहां से आया। तो हकीकत में तो ये लोग नहीं थे, लेकिन उस इन्फ्लुएंस अंडर इस ग्रुप को कैवलियर पोइट का नाम दिया गया। सो जो बेन जॉनसन के जो फॉलोअर्स थे वो सारे रॉयलिस्ट नहीं थे, लेकिन ये लेबल के साथ अटैच हो गया। सो इनमें हैरिक लवलिंग और खैर, सो ये खैर इतने कोई इंपॉर्टेंट ना हो सके। नेक्स्ट इज एज ऑफ मिल्टन। प्यूरिटन पोइट्री में एज ऑफ मिल्टन जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। सो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मिल्टन जो था, ये ही वाज जिसने दोबारा से पोइट्री को एक नाम दिया। से पहले पोइट्री का जो वो बहुत आफ्टर सेंस, तो मिल्टन वाज दिस के जो इन तीनों थॉट्स के बाद एक वह रिप्रेजेंटेटिव पोइट आया जिसकी पोइट्री को पढ़ा गया, सराहा गया। मिल्टन बेसिकली उन लोगों में था जिसने चार्ल्स वन के अगेंस्ट, और इसके साथ हुआ बुरा कि जल्दी ब्लाइंड हो गया। फिर ये चूंकि चार्ल्स वन के अगेंस्ट था, फिर प्यूरिटन की हुकूमत आई, उनके साथ रहा, और फिर बाद में इसको बड़ा नजरअंदाज किया गया इसकी फैमिली की तरफ से, क्योंकि रिस्टोरेशन एज में जो आगे हमने पढ़नी है उसमें मिल्टन जिंदा, उसमें फिर इसके साथ बड़ा दर्दनाक टाइम गुजरा, क्योंकि इसके अपने प्लेस को चले गए। खैर इसने कुछ पोम्स लिखी। 1641 में जो वॉर हुई, सिविल वॉर, सो उसमें ये इसने अपने किस्म पब्लिश किए जो कि बड़े रेबल के आर्टिकल, और उसमें फिर इसने क्लिफ वर्क्स जो थे जो इन्हीं चीजों के ऊपर लिखे थे। 1667 में ही रोट हिज पैराडाइज लॉस्ट। सो पैराडाइज जो है 12 बुक्स थी उसकी, और इसके बारे में जॉन ड्रॉयडन ने कहा था कि दिस मैन कट्स अस ऑल आउट एंड द एंशिएंट, जिस तरह खान मोमिन के बारे में कहा जाता है उनका एक कि तुम मेरे पास होते हो गोया दूसरा नहीं होता। तो गालिब ने कहा था ये मेरा सारा दीवान एक तरफ और ये शेर एक तरफ। तो ड्रॉयडन ने कहा सबकी, हम सब पोइट्स की पोइट्री एक तरफ और इसका पैराडॉस्ट एक तरफ। सो जो अब इसमें मिल्टन के बाद हमारे पास जैकोबियन और कैरोलिन ड्रामा है, जिसमें बेन जॉनसन और रिनाइसेंस के बाद उसमें हमारे पास फर्दर मोर जो है जितने भी नाम हैं आपके सामने, कोई खास इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं था, तो ये ड्रामाज मशहूर नहीं हुए। प्रोज में फ्रांसिस बेकन जो इस टाइम पे स्टार्ट हो चुका था लिखना, ही वाज द फेमस वन। बाकी के साथ मिल्टन की प्रोज किसी हद तक थी, लेकिन रेस्ट ऑफ द पीपल वर नॉट मच नोन। फिर फ्रांसिस बेकन, तो ये वो बंदा था जो कि ही वाज ऑफ एसेज, इसके छोटे छोटे एसेज थे, और इसके एसेज को डिस्पर्स्ड मेडिटेशन कहा जाता है, कि बिखरी हुई सोच है इसकी। तो इसके एसेज से भी इसके अंदर हम देखते हैं कि ही टॉक्स अबाउट विजडम, कहा जाता है मी वाइजेस्ट एंड ब्राइटेस्ट ऑफ मैनकाइंड, क्योंकि इसके जो एसेज हैं दे आर नॉट immoral, but he is not only, he is even preaching morality. It teaches you कि आप दुनिया में कैसे कामयाब हो सकते हो। तो बेकन की जो एसेज हैं वो दुनियावी कामयाबी के बारे में, दुनियावी सक्सेस के बारे में। फिर उसके अंदर जो उसका पिथीनेस है, जो इसका मैटिक स्टाइल है कि छोटी छोटी वो इसकी, लेकिन दरिया को कूजे में बंद कर देता है, कि some books are to be tasted, some few to be chewed, digested. तो बहुत सारी इसकी प्यारी। अच्छा, बेकन के अलावा फिर रॉबर्ट बर्टन, लाइक दे आर नॉट मच नोन। नाउ कमिंग टू दैट एज व्हिच इज
विद इन दीज टू, जो कि इन दोनों के बीच में। अच्छा, अब हुआ क्या कि ये अब आपको ये पर्पसली मैं ये सारी ये तीनों जो हैं हिस्ट्री का पोर्शन इकट्ठा पढ़ रहा हूँ के पीछे रीजन ये है, बाकी कंटेंट तो हम उसमें कर लेंगे, लेकिन इसके बाद जो लिटरेचर है इसके साथ आने वाला बहुत ज्यादा लग गया, तो आपको उसमें कई चीजें नहीं आएंगी। तो इसमें दिस इज रेस्टोरेशन। ओके, सो जी, मिल्टन में 43 इयर्स की एज में ब्लाइंड हो गया था। ओके जी, अब रेस्टोरेशन एज क्या है? रेस्टोरेशन एज जो कि प्यूरिटन और जो नेक्स्ट हमने पढ़ी और इनके दरमियान में आती है। रेस्टोर वो जैसे हमने पढ़ा चार्ल्स वन, जो एक वो हुई सिविल वॉर, चार्ल्स वन को निकाल दिया गया, चला गया, यानी उस काट दिया गया। उसके बाद लोगों की हुकूमत आ गई, सिविल डिक्टेटरशिप हो गई, और फिर ये हुआ कि लोगों को उसमें भी मजा आ गया, लोगों को लग गई। तो फिर दोबारा से मोनार्की जो थी उसे रीस्टोर किया गया कि ठीक है, किंग को लाया जाए, थोड़े से उसकी पावर्स को कम किया जाए, लेकिन किंगशिप कम से कम उससे भी, फॉर एग्जांपल लाइक आई सपोर्ट इमरान खान, लेकिन आई डू बिलीव इन दिस थिंग दैट ही डिड नॉट हैव एक्सपीरियंस ऑफ, उसके पास वो एक्सपीरियंस नहीं था, और उसके साथ जो डीमेरिट मुझे नजर आता है कि उसकी टीम थी वो वही थी कि पार्टी के लोटे उसने अपने साथ डाल लिए। सो इसी तरह सिविल डिक्टेटरशिप लोगों को हजम नहीं हुई, तो दोबारा मोनार्की को रिस्टोर किया गया। चार्ल्स टू, जो चार्ल्स वन था, जो उस वक्त फ्रांस चला गया था, उसने बड़ा टाइम, जी विल डिस्कस पैराडाइज लॉस्ट टू, सो इसने बहुत ज्यादा टाइम लगाया वहां पे इंग्लैंड में, फ्रांस में। तो उसके बाद फ्रांस को वापस बुलाया गया सेक ऑफ रूल, वापस आया। तो जब वापस आया तो काफी हद तक जो फ्रेंच ट्रेडिशन के ऊपर हावी हो चुकी थी। सो ये एग्जाइल में था जब इसके बाप को मारा गया। इस एज को की एज भी कहा जाता है, क्योंकि इस एज में जॉन ड्राइडन वाज द मेन पर्सन हु वाज राइटिंग। अब क्या हुआ कि वो लाइसेंशियसनेस और फ्रिवलिटी जो थी, जो कि उस एज में, जो कि फ्रांस के अंदर ज्यादा थी इंग्लैंड के मुकाबले में, जब ये यहाँ आया तो ये इसी तरह था कि आप जैसे मुशर्रफ की एरा को कहते हैं कि एनलाइटेंड मॉडरेशन, तो इसने कोई एनलाइटन इंग्लैंड को, इसने फ्रांस की वो जो सारी की सारी जो एक रसूमात थी, जिस वल्गैरिटी भी थी, सब कुछ था, वो इसने उस तरह के ओपननेस का एक कल्चर इंग्लैंड में दिया, और वो सारा कुछ इस चीज को आया भी और इसको खुद भी एंजॉय किया, यानी कोई हाजी नहीं था ये। ओल्ड लिटरेचर को डिनाउंस कर दिया गया, और रादर फ्रेंच जो लिटरेचर की टेक्निक्स आर्ट और ड्रामा में उन्हें बुलाया गया। सो राइटर्स जो थे उन्होंने शेक्सपियर को फॉलो करना छोड़ दिया और फ्रेंच राइटर्स को फॉलो करना शुरू किया। बीटन्स, मिल्टन, प्यूरिटन पोएट, उसके लेवल का कोई बंदा हमें इसमें नजर नहीं आता। तो इसमें राइटर्स जो थे उन्होंने रियलिस्टिक मैनर में शुरू किया, और ये शायद यहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ पे दे केम टू नो कि क्या। फिर इसमें रीजनिंग जो थी वो स्टार्ट हुई, और एक रॉयल सोसाइटी बनी। रॉयल सोसाइटी थी बेसिकली ये साइंटिफिक नॉलेज की इब्तिदा थी, जिसमें नॉलेज की इम्प्रूवमेंट काम किया गया। तो इस एज की एक अच्छी बात ये थी कि इसमें रॉयल सोसाइटी को बनाया गया। ड्राइडन लाइक प्रोज के हवाले से इस चीज को फॉलो किया, लेकिन पोइट्री में इसने, यानी जो ट्रेंड चल रहा था उसने उसी ट्रेंड में प्रोज की, लेकिन पोइट्री में उसने हीरोइक कपलेट को फॉलो किया। अब जो रेस्टोरेशन में जॉन ड्राइडन, जिसका सैटिरिकल वर्क था, रियलिस्टिक में लिखता था, हीरोइक कपलेट्स लिखता था, सो ये कौले से इन्फ्लुएंस था अपनी यूथ में, और इसकी पोइट्री में कंसीट्स थी फिजिकल पोइट्स की, लेकिन बाद में इसने मेटाफिजिकल पोइट्री का स्टाइल छोड़ दिया और इसने अपना स्टाइल अडॉप्ट के, बड़ा क्लियर था, फोर्सफुल था, और वो फिर इसके स्कूल ऑफ पोइट्री की बुनियाद बना। ड्राइडन जो था उसने सटायर्स, डॉक्ट्रिनल पोम्स और फेबल्स लिखी। ये उसकी सटायर्स हैं, जिसमें
मैक फ्लैकनी, और उसके बाद सोलम और द मेडल। रेस्टोरेशन पोइट्रीज हैं इसकी। ड्रामा था, इसमें प्यूरिटन एज में जिस हमने देखा, प्यूरिटन्स अपने रूल बड़े सख्त हो गए, बड़ा उन्होंने लोगों बंदियां लगा दी। जब ज्यादा पाबंदी होती है तो ज्यादा मौज लगती है बाद में, तो यही हुआ यहाँ पे कि जब पाबंदियां ज्यादा थी, टू ने आके सारी पाबंदियां खत्म कर दी। तो अब जो ड्रामास आए यहाँ पे, ये ड्रामास बड़े ही यूनिक किस्म के, बड़े ही डिफरेंट किस्म ड्रामास थे। थिएटर्स रीओपन हुए, नए ट्रेंड्स जो फ्रांस से लाए गए थे वो दिखाए गए। कॉमेडी ऑफ मैनर यहाँ से इवॉल्व हुआ, यहाँ से कॉमेडी ऑफ मैनर की हीरोइक कपलेट होती है, जो कि शेर जो कि सेम राइम स्कीम पे एंड होता है। यानी उस पोइट्री में हर यानी अगर 10 लाइन तो 5 शेर होंगे, और वो जो पांचों शेर हैं उनकी एंडिंग हर लाइन, पहले 2 लाइंस की एंडिंग एक जैसी, दूसरी लाइंस की एंडिंग एक जैसी। यानी उनकी जो क्या कहते हैं उसे, एंडिंग राइम को क्या कहते हैं हम, वो थी जिसे काफिया कहते हैं। सो इट वाज सिमिलर। सो इसमें कुछ लोग इस थे जिन्होंने कोई ड्रामास लिखे। इसमें कोई विलियम कंग्रीव वाज फेमस। विलियम कंग्रीव ने द वे ऑफ द वर्ल्ड लिखा, जो कि मशहूर। उसके अलावा ये लोग इतने कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें ना कर सके। सो ट्रेजेडी भी लिखी गई। ड्राइडन ने ट्रेजेडी लिखी जिसमें एक लव था उसका, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनाडा, औरंगजेब ओवर लव, वर्क से जो कि मशहूर हुए। ड्रामेटिक पोइजी का ऐसे था इसका, और इसमें लाइक ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पीस ऑफ लिटरेचर बना। सो इन चीजों जो अब जो बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज जॉन मिल्टन। सो जो मिल्टन है बेसिकली, ही इज द वन जिसने पैराडॉक्स लिखी, और उसके इस वर्क्स के अंदर जो खूबियां बेसिकली, like it will consume more time than I anticipate. Just let me find that a minute. A Paradise पोम है इसका, बेसिकली एपिक पोम है। एपिक पोम हम पढ़ चुके हैं कि एपिक क्या होती है। एपिक पोइट्री के हवाले से जो इसकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैंने इन इसका जो टेक्स्ट है बेसिकली, आप देखते हैं एपिक के अंदर बहुत सारी एक्सेजरेशंस होती हैं। एक्सेजरेशन को आप साइड पे, तो इसका जो इम्पोर्टेंट वर्क है, पढ़ने वाली जो बातें हैं, वो ऑलरेडी मैंने अपनी में मेरी प्लेलिस्ट में पूरा बुक 1 और बुक 9 का इम्पोर्टेंट टेक्स्ट लाइन अवेलेबल है। बस टाइम हुआ तो सुनिएगा। अब जॉन मिल्टन ने बेसिकली को तो हम डिस्कस कर चुके हैं इसी वीडियो में। पैराडाइज लॉस्ट। सो पैराडाइज लॉस्ट जो थी, ये एक इस कॉन्सेप्ट पे लिखी गई। सो ये एपिक पोम थी जो ब्लैंक में लिखी गई, जिसमें और ये जो ओरिजिनल उसने 10 बुक्स और बाद में उसको 12 बुक्स पे कन्वर्ट किया। थीम था इसका जस्टिफाइंग द वेज ऑफ गॉड टू मैन। सो दैट के ये जस्टिफाई करना कि खुदा ने इंसान के साथ जो किया ठीक किया, इंसान डिजर्व करता था। सो ये इसका थीम था। अगर इसमें तो एपिक पोम लॉन्ग नरेटिव पोम है, बहुत ज्यादा लेंथी पोम है। लॉन्ग ट्रेवल इसमें दिखाया, स्काई और फिर हेवन। कैरेक्टर्स बड़े टॉवरिंग है। इसमें गॉड है, सैटर्न है, उसमें एडम है, इसमें फिर जो के एंजल्स हैं, फिर फॉलन एंजल्स हैं, एक के एक वो सुपरनेचुरल एबिलिटी वाले। वेपन्स बड़े मैसिव हैं कि टॉलेस्ट एंट्री से बड़ा था इसका सैटर्न का, और उसका जो ढाल थी सूरज से बड़ी थी। गॉड का जो था वो हमारे पास लाइटनिंग, थंडर एंड लाइटनिंग। फिर इसमें सबलाइम थीम है इसका, कि कोई छोटा थीम नहीं था। फ्रेंजर इस पोम एनॉर्मस वॉर है, बड़े स्केल पे लड़ी गई, और एक बड़ी ही हैवी किस्म की ट्रेजेडी जो कि इंसान को जन्नत से निकाल दिया गया। अब इसमें जो पूरी जो बुक है दैट रिवॉल्व्स अराउंड द इंट्रोडक्शन
and 5 speeches of Saturn. इस सैटर्न की 5 स्पीचेस के आसपास घूमती है। अब इसमें जब आप पैराडाइज लॉस्ट पढ़ते हो तो एक चीज का ख्याल रखें कि वी आर नॉट रीडिंग द होली कुरान बाइबल, वी आर रीडिंग अ बुक रिटन बाय मिल्टन, जिसमें मिल्टन ने गॉड को भी एक कैरेक्टर की सूरत में बयान किया है, एडम को भी, ईव को भी, सैटर्न को भी। ठीक है, तो हम उस बुक को पढ़े, हम कोई रिलीजन को डिस्कस नहीं कर रहे। सो इसमें फिर एक क्वेश्चन आता है, हु इज द हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट? सो जब हीरो की बात करते हैं तो वी हैव टू प्रूव थ्रू टेक्सचुअल रेफरेंस कि किसको हम हीरो कह रहे हैं। अगर मिलता है गॉड के हवाले से कि गॉड इज द हीरो, तो हमें प्रूव करना है एडम इज द हीरो, वी हैव टू प्रूव टेक्सचुअली। और सैटर्न इज द हीरो, तो हमें वो प्रूव करना है टेक्स्ट से कि सैटर्न इज हीरो। कई लोग कहते हैं मिल्टन हिमसेल्फ इज द हीरो ऑफ द बुक, कि मिल्टन ने अपने आप को सैटर्न के कैरेक्टर में प्रेजेंट किया, गॉड को उसने वन के हवाले से दिखाया। चार्ल्स वन है, उसका डेस्पोटिक रूल है, तो इसका गॉड कैरेक्टर है जिसका डेस्पोटिक रूल है, जिसके खिलाफ सैटर्न, तो उसने अपने आप को सैटर्न के साथ दिखाया और उसे चार्ल्स के हवाले से। सैटर्न की 5 स्पीचेस, अब सैटर्न की जो 5 स्पीचेस हैं इंतहाई कमाल स्पीचेस हैं। सैटर्न जो है वो जहन्नम में गिर जाता है और कहता है, इन्फर्नल वर्ड एंड thou profoundest hell receive thy new possessor, one who brings a mind not to be chained by place and time. The mind is its own place and in itself can make heaven of hell and hell of a heaven. Better to reign in hell than serve in heaven. कि वो अपने इसमें सैटर्न की ये कौन बड़ी अपील करते हैं कि सैटर्न गॉड से लड़के सॉरी इतनी हैवी मार्क उसने, उसे पता है कि भाई दोबारा तो मैं जीत सकता। वो इतना बड़ा, वो एक इमॉर्टल किस्म का बीइंग, ह्यूज देव कामत ताकतवर बीइंग, जब गिरा एक अरसा तो वो भी नहीं उठ पाया। जब वो देखा आसपास उसके कलम बिखरे हुए हैं, हार पड़े हैं, मुंह उसके गॉड्स सॉरी एंजल्स लेटे हुए हैं, फॉलन एंजल, तो फिर जब ये दोबारा उठता है और इसे पता है 100% लड़ूंगा और फिर फैंटी खानी है मैंने, लेकिन ये फिर भी तैयार होता है और अपने साथियों को भी तैयार करता है। ऐसी इसकी चीज है। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि मैं अगर हेल में आया हूं तो हेल में आने का ये मतलब नहीं कि मैं हार गया हूं। हाँ, वहां पे ये था कि मैं उसको था, यहाँ पे मैं बादशाह हूं। इंसान के ज़हन की, इंसान का ज़हन अगर उसको इस काबिल बनाता है तो वो एक बड़े महल में भी बैठ के फकीर है, या वो एक छोटे से झोंपड़े में बैठ के बादशाह है। ये सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस जो है दैट इज अ स्टेट ऑफ माइंड। सो ये बात कर रहे हो स्टेट ऑफ माइंड। जहन्नम में गुलामी कर, जन्नत में गुलामी करने से बेहतर है जन्नत की हुक्मरानी करें। सो मांगे हुई दोज़ख का अजाब अच्छा। फिर सैटर्न कहते जी, अवेक अराइज और बी फॉरएवर फॉलन, अभी उठ लड़ो नहीं तो हमेशा के लिए मर जाओ। फिर वो कहता है, व्हाट though the field be lost, all lost, the unconquerable will, and the study of revenge, hate and the courage to yield. क्या हुआ अगर हम हार गए, में हार गए तो क्या हुआ? अभी नहीं बिगड़ा। अब जब वो पावर खत्म होगी, जब हम बदला लेने की खत्म होगी, एक एक माइंड में जो एक अप्रोच है, जब हमारा जहन डिफीट करेगा तब हम हार होगी। जिस्मानी तौर पे हार के हम नहीं हारे। फिर कहता है, फॉलन to be weak is miserable, doing or suffering. So fallen cherub ये उनको कह रहे जो के एंजल्स हैं कि वीक शो कर जो है दैट इज बीइंग मिजरेबल, कि वो मिजरेबल होने का साइन है कि गिव मी अ मिनट। ओके सॉरी। सो अब उसे कहते हैं कि ठीक है, इफ इन एनी वे वी कुड नॉट डिफीट गॉड, के हम अपनी ताकत के जरिए, तो हम अपनी अकल के जरिए उसको हराएंगे। फिर हीरो कौन है का, दैट यू हैव टू डिसाइड कि वो कौन है। इफ यू गेट एम्पल ऑफ थीम्स सो यू कैन गो विद देम। पैराडाइज लॉस्ट बुक 9 जो है, इसमें बेसिकली वो एडम और ईव के हवाले से, कि ईव का डायलॉग स्टार्ट होता है और ईव जो बेसिकली वांट्स टू वर्क अलोन। वो कहती है जी कि बहुत हो गया, क्यों लोग जो है ना सारा दिन काम करते हैं,
सर्कल के अंदर एक दूसरे को देखते हैं और देखना ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये क्या फिर गुफ्तगू करते हैं जी, काफी टाइम्स आया बहुत बड़ा है, इसके अंदर बहुत सारे फल फ्रूट हैं, बहुत सारी झाड़ियां जिनको हम ट्रिम करते हैं, हम 2 लोग हैं कितना काम करेंगे। तो वो ट्रिमिंग में ये होता है कि सुबह के टाइम पे अगले दिन वो चीजें उतनी बड़ी होती है। तो हमें चाहिए कि हम एक दूसरे से अलग होकर काम करें। एडम जो है वो अलग होकर तो काम कर लें, लेकिन यू नो कि हमें खतरा है, एक बताया गया कि है जो हमें बचा सकता है, बेका सकता है। तो ईव कहती है कि नहीं तुम उसको करो, मैं संभालूंगी। एडम कहता है ठीक है, मुझे तुम्हारा वो नहीं है, लेकिन मैं उसकी चालाकियों को जानता हूँ, मुझे उसके बारे में बताया गया। तो ईव को लगता है ये शायद मुझे ठीक समझ रहे हैं। ईव जो है वो इमोशनली एडम को टारगेट करती हैं कि तुम में मुझ पर नहीं है। बहरहाल एडम उनकी बात मानते हुए उन्हें छोड़ देता है। तो ईव जो है वो अकेले काम करने चले जाती हैं। तो मीनवाइल स्नेक की में सैटर्न जो है वो एक सर्पेंट बनकर उनको दिख रहा होता है। सो वो जो टेम्पटेशन सीन है इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो पास आता है जी के यानी अपनी गुफ्तगू में बहुत सारे ऐसे लॉजिक्स थे जो रियली वेरी कन्विंसिंग। तो ये मिल्टन की उस अकल को इसने इतने ज्यादा हैवी किस्म के लॉजिक्स लेके। सो वो इसमें जो फर्स्ट लाइन है ये बड़ी प्यारी, जो ईव एडम कहती है कि सॉलिट्यूड समटाइम्स इज द बेस्ट सोसाइटी। कई दफा इंसान को, अब सॉलिट्यूड ये रखें, नेचर एक ऐसे है वो का जिसमें वो सॉलिट्यूड और लॉनलीनेस की डेफिनेशन बताता है। लॉनलीनेस है जब आप अकेले और बोर हो रहे हो, सॉलिट्यूड अकेले हो लेकिन आप इंजॉय कर रहे हो, पढ़ रहे हो, इंजॉय कर रहे हो अपना अकेलापन, या किताबें यानी बारिश हो रही है आप उस चीज को देख रहे हो, फीलिंग्स आ रही हैं आपको, इमेजिनेशन में हो आप, या आप कोई क्रिएटिव काम कर रहे हो, या आपने खुदा से लो लगाई हुई है, सॉलिट्यूड। वो कहती है समटाइम्स इज द बेस्ट सोसाइटी। आपका प्यार मोहब्बत ठीक नहीं है, बंदे को अकेला भी रहना चाहिए। अच्छा, फिर जब सैटर्न आता है सर्पेंट की सूरत में, तो बड़े ट्रिकी किस्म के लॉजिक्स ईव को। तो वो उनमें से एक लॉजिक होता है कि जो दिखाता है फल फ्रूट की बात करता है कि मैं पहले कहता है कि वो करता है, उसकी तारीफ करता है। तो ईव जो है वो, क्योंकि सैटर्न को पता है कि खातून की तारीफ, तो वो खुश होती है, तारीफ करता है, ईव खुश होती है उस बात पे। तो वो उससे कहता है कि तुम बोल किस तरह हो। कहते हैं कि पहले ये था कि मैं भी एक आम किस्म का सांप था, सजे खबे फिरता रहता था, लेकिन एक दिन भूख लगी तो मैंने एक ट्री पे मैं उस तक पहुंच गया, और ये एप्पल आम जानवरों की हाथ जो है उस हाइट से ऊंचे थे, हाँ, लेकिन तुम एडम का हाथ पहुंच है वहां पे, इतने भी ऊंचे नहीं है। खैर चला गया, मैंने उन्हें खाया और खाती मेरी सोच चेंज होना शुरू हो गई। यानी मैं जो पहले सिर्फ यानी मेटिंग और ईटिंग इनके अलावा कुछ नहीं सोचता था, मेरी सोच बहुत ऊंचा काम करना शुरू हो गई। तो वो जो फ्रूट है वो तो उसने तो दिया, तो उसकी बोलने की एबिलिटी आ। तो ईव जब आती है वो आके कहती है कि नहीं नहीं, ये तो वो फ्रूट है जिसको मैं खा सकते हैं, मैं मना किया। सो वो कहते shall that be shut to a man which to the beast is open, के यानी ये फ्रूट जो कि जानवर खा सकता है, तुम किस किस्म के अशरफुल मखलूक हो कि भाई ये फ्रूट के तो दिया खुदा ने, लेकिन इंसान नहीं खा सकता, जिसकी लत बनी, जिसका यहाँ जिसकी ये मलकियत है, वो नहीं खाएगा, बाकी हर कोई खा लेगा। कहता वाह भाई वाह। फिर कहता है कि ठीक है, वो ईव कहती है कि मैंने सुना इसके बाद हम मर जाएंगे अगर हम खाएंगे तो। ठीक है मरोगे, लेकिन पता कैसे मरोगे? जिस आई ऑफ ब्रूट ह्यूमन, ये ऑफ ह्यूमन गॉड, कि मैं ब्रूट था, ब्रूट हूं, जानवर हूं, लेकिन सोचते इंसान की तरह हूं। इंसान हो, तुम सोचोगे खुदाओं की तरह। तो खुदाओं ने जान के ये फ्रूट तुम पे मना हुआ है, इसलिए कि तुम खाओगे तुम्हारी सोच खुदा से भी आगे बढ़ जाएगी। खुदा ने डराया इसलिए हुए तुम मौत से। हाँ ये सही है कि तुम मर जाओ, ऐसा मरोगे कि तुम्हारे अंदर की सोच खत्म हो जाए, जगह डिवाइन सोच आ जाए। जिस तरह मैं एक जानवर हूं, इंसान की जुबान बोलता हूं, तुम इंसान के और खुदाओं की जुबान बोलोगे। फिर ये जो ट्रेजेडी होती है, तो saint rash in evil hour, forth reaching to the fruit she plucked, she eat up, felt the wound, and nature from her seat signed through all the world, sign of that all was lost. So it was the end of Paradise Lost. हम ये बेसिकली 12 बुक्स पे मबनी एक इसकी आप एक पोम है। इसको हम इंशाल्लाह, जो हमारा एक आज मैं क्लास को सिर्फ आपकी जल्दी वाइंड अप करना चाहूंगा, जो कल की क्लास होगी इंशाल्लाह या कमिंग क्लासेस, उसके अंदर हम डेफिनेटली इसको थोड़ा सा भी पढ़ेंगे। यानी जो सेट
स्पीचेज हैं उन्हें मैं कोशिश करूंगा मैं आपको डिटेल में पढ़ा दूं कुछ मेजर वर्क्स को कवर करने के बाद, या इफ मैनी ऑफ यू एग्री तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो कल हम इसको थोड़ा सा इसकी 5 स्पीचेस को डिटेल में कर लेंगे। अब कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जो लेट आए उनके लिए उनसे मैं माजरत करना चाहूंगा। मैंने पहले बताया कि दिस समवन फॉर whom I have hurrying to, so उसके लिए माजरत